नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम लोग गांधीज़ अर्ली मूवमेंट देखेंगे। आज हम देखेंगे कि गांधी जब अफ्रीका से इंडिया आते हैं तो ये पहले क्या करते हैं, कैसे कैसे आंदोलन को स्टार्ट करते हैं और कैसे ये आंदोलन को एक नई दिशा देते हैं। और हम देखेंगे कि 47 तक आते आते देश को आज़ाद कराने में गांधी का एक बहुत बड़ा रोल होगा। हमने अब तक इसमें देखा है कि दो फेज़ हमने देख लिया है। एक मॉडरेट फेज़ था 1885 से 1905 तक। दूसरा एक्सट्रीमिस्ट वाला फेज़ था, वो हमने देखा 1905 से 1917 तक। देखिए यह फेज़ कहीं कहीं आपको 17 मिलेगा, कहीं 19 मिलेगा, कहीं 20 मिलेगा, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होंगे। तीसरा फेज़ हम गांधी का फेज़ देखेंगे और गांधी का फेज़ स्टार्ट होता है 1917 से और यह चलेगा 1947 तक। सबसे लंबा फेज़ यही होगा। और मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। अब यहाँ से जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर टॉपिक, हर इवेंट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और देखिए अगर हम हिस्ट्री की बात करें या आपके पूरे कंप्लीट सिलेबस की बात करें तो अगर सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी टॉपिक से पूछा गया है तो वह टॉपिक गांधी है। गांधी टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन बीपीएससी नहीं, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, किसी भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे गांधी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड जितना फैक्ट है आप जितना पढ़ें आपके लिए कम है। बहुत सारा एग्ज़ाम में मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इनके इस टॉपिक से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। और चलिए हम थोड़ा सा इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ लोगों का डाउट है कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ें, होता होगा दिक्कत आपको। तो आप या तो राजीव अहिर का जो बुक है स्पेक्ट्रम उसको पढ़ लें, नहीं तो आप बिपिन चंद्रा का बुक पढ़ लें। दोनों में से आपको जो बुक मन करे पढ़ लें, साथ में आप वीडियो देख लें। ठीक है, अगर आपने पहले कोई बुक पढ़ लिया हो तो अब टाइम नहीं है कि बुक पढ़ें, आप वीडियो देखें और घटना चक्र बुक साथ में पढ़ सकते हैं। या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। आप देखिएगा कि आप 80 to 90% क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि देखिए कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करिएगा एग्ज़ाम में तब तक आपके दिमाग में अच्छे से रिटेन नहीं हो पाएगा। और जब तक दिमाग में अच्छे से आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आप उसको एग्ज़ाम में जाकर डिलीवर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो देखने के साथ साथ ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, घटना चक्र बनाइए। अगर पहले से ये सब दोनों में से कोई भी बुक पढ़ ली हो तो छोड़ दीजिए, मन करे तो पढ़ सकते हैं। और टाइम कम है, अगर आपको दिक्कत लगे तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं तो हम इन सारे बुक को पढ़ के इसका जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हम लगभग कोशिश करते हैं कि कवर हो जाए। अब देखिए अब एक दो चीज़ छूट जाए तो अलग बात है, लेकिन मेरा कोशिश होता है कि हम कर दें। ठीक है, तो आप ये स्ट्रेटजी अपनाइए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और घटना चक्र ये दोनों पे आप बहुत फोकस करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कंप्रोमाइज़ मत करिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अब देखिए गांधी जी के बारे में कहा जाता है गांधी जी बैरिस्टर थे, लंदन से पढ़ के आए थे। तो हमने पहले सोचा कि आपको बता दें कि एक लॉयर होता है, एक बैरिस्टर होता है और एक एडवोकेट होता है, और तीनों क्या है, एलएलबी डिग्री है। तो आपको लगता होगा अब जब बुक में पढ़ेंगे तो आपको बिपिन चंद्रा लिखते हैं कि गांधी जी बैरिस्टर थे। अभी तो कोई बैरिस्टर बनता नहीं है, तो आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि बैरिस्टर है क्या। देखिए तीनों एलएलबी डिग्री है और कुछ नहीं है, मतलब वकालत की डिग्री है। अगर आप इंडिया में पढ़ाई करते हैं, एलएलबी का डिग्री आप ले लिए, पास हो गए, तो आप लॉयर बन जाते हैं। ठीक है, अगर आप यूके और अफ्रीका इन दो कंट्री में पढ़ाई करते हैं, एलएलबी का डिग्री करते हैं, तो आप डिग्री जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप बैरिस्टर बन गए। ठीक है, देखिए ये दोनों जो चीज़ है सिर्फ डिग्री है, यह इंडिया की डिग्री है और यह यूके और अफ्रीका की डिग्री है, बाकी कोई अंतर नहीं है। जब आप डिग्री ले लेते हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, यह एक मतलब वकीलों का एक संगठन है। यह एक एग्ज़ाम लेता है, जैसे डॉक्टरों के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, विदेश से अगर आप पढ़ के आते हैं तो उनका एक एग्ज़ाम होता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया लेता है। वैसे ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वकीलों के लिए एक छोटा सा एग्ज़ाम लेता है।
वो एक अपना टेस्ट रहता है कि आपने जो पढ़ा है मतलब कितना पढ़ा है, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कि नहीं, उसके लिए एक टेस्ट रहता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के टेस्ट में आप अपीयर होते हैं, अगर वहाँ पे पास हो जाते हैं तो आपको वो एक वकालत का एक नंबर देता है कि आप वकील बन गए, एक आपका कुछ रोल नंबर वगैरह जो भी होता होगा वो मिलता है। और उसके बाद आप किसी कोर्ट में जाके इनरोल्ड होते हैं कि हाँ इस कोर्ट में हम वकालत करेंगे, ठीक है। तब आप जब इतना काम कर लेते हैं तब आप कहलाते हैं एडवोकेट। और जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ये सब आप ले लेते हैं, मतलब अपना आपका नंबर वगैरह मिल जाता है, रजिस्टर्ड नंबर मिल जाता है, तब आप किसी केस लड़ने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तभी आप जाके जज के सामने अपना आर्गूमेंट रख सकते हैं, किसी केस की सुनवाई में अपनी मतलब सहभागिता दे सकते हैं, तभी आप केस लड़ सकते हैं। मतलब डिग्री लेके घर बैठ गए तो आप लॉयर कहलाइएगा, नहीं तो बैरिस्टर कहलाइएगा। अगर डिग्री लेके बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एग्ज़ाम पास आउट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिए, तब हम एडवोकेट हो जाएंगे और हम एलिजिबल हो जाएंगे कि किसी का केस अब कोर्ट में जाके लड़ सके। यही अंतर है। तो गांधी जी 1893 में मतलब गांधी जी आ गए थे इंडिया बैरिस्टर बन के, और 1893 में ये फिर जाएंगे अफ्रीका, और यहीं से इनकी कहानी स्टार्ट होगी। तो चलिए हम थोड़ा सा इनकी कहानी स्टार्ट करते हैं। हालांकि गांधी जी इंडिया में वकालत अपना स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा घटना होगा कि 1893 में इनको जाना पड़ेगा अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जाएंगे। तो देखिए कुछ फ़ोटो मैंने लगाया है, ये है गांधी जी। ये बहुत लोग गांधी का फ़ोटो ये नहीं देखा होगा, क्योंकि गांधी जी का फ़ोटो लोग जनरली वो अर्धनग्न स्थिति में देखते हैं, एक आधा वो पहने हुए और एक तौलिया लपेटे हुए देखते हैं। लेकिन गांधी जी जब अफ्रीका में थे तो एक जो नॉर्मल इंसान होता है, एक बैचलर जीवन में जो आप इंजीनियरिंग किए होंगे, चाहे अपने कॉलेज में जैसे एकदम गए होंगे, वैसे ही गांधी जी थे। देखिए कोट बेल्ट पूरा गांधी जी इंग्लिश मतलब पढ़े थे वहाँ पे लंदन में, और वहाँ के कल्चर को पूरे बढ़िया से जीते थे। लेकिन बाद में ऐसी घटनाएं हुई, जब अफ्रीका गए तो इनके साथ ऐसी घटनाएं हुई कि ये गांधी का अफ्रीका का फ़ोटो है और ये देखिए इंडिया का फ़ोटो है। और यही जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यही गांधी को महात्मा बनाता है। देखिए कोई व्यक्ति जो इतने विलासिता से जीता हो उस टाइम में, मतलब 1893-94 की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम में जो आदमी कोट वगैरह पहनता होगा और वह व्यक्ति अचानक से ये सब छोड़ के अगर संत बन जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और लोगों के जनमानस की बात करने लगे, लोगों के बीच आए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और यही जो चीज़ें गांधी को महान बनाता है, और इसका क्या कारण है, ये भी गांधी कपड़ा कैसे पहनना छोड़ते हैं, भी बड़ा रोचक कहानी है। इसका कभी चर्चा होगा तो हम डिटेल में बताएंगे। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन कभी चर्चा में हम बता देंगे। अभी इस टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं। चलिए हम थोड़ा सा इनके बारे में स्टार्ट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए गांधी के बारे में हम आगे पढ़ने से पहले थोड़ा इनका एजुकेशन देख लेते हैं, क्योंकि पिछली बार बीपीएससी में इनके एजुकेशन के बारे में एक सवाल पूछा गया था। तो हमने सोचा कि इनके सारे एजुकेशन को कवर कर लेते हैं। इनके कॉलेज के बारे में पूछा गया था, तो हो सकता है कि स्कूल पूछ लिया जाए, तो हमने सारा इनका थोड़ा सा कवर किया है। गांधी अल्फ्रेड हाई स्कूल से पास आउट करते हैं। यह स्कूल है राजकोट। आप याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ है। दूसरा, उसके बाद ये जाते हैं श्यामल दास कॉलेज, भावनगर में गांधी पढ़ाई करते हैं। और उसके बाद जो इनका लॉ का डिग्री है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से अपना एलएलबी करते हैं, बैरिस्टर बनते हैं। देखिए अब बीपीएससी एग्ज़ाम में यही सवाल 2-3 साल पहले पूछा गया है कि गांधी जी किस कॉलेज से पढ़े थे। इसमें ऑप्शन श्यामल दास कॉलेज भावनगर भी था। और हमको लगता है कि यह क्वेश्चन कहीं जनरली अगर जो गांधी का जीवनी पढ़ा हो वही व्यक्ति बता सकता है, क्योंकि ऐसे कोई इस टाइप के एग्ज़ाम में इस टाइप का बुक में ये शायद क्वेश्चन नहीं मिला होगा किसी को। तो इसमें लगभग 80-90% लोग फेल हुए होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमने सोचा कि उनके स्कूल और बाद का जो लंदन का जो कॉलेज है इन सारा का नाम लिख दें। अगर बीपीएससी पूछता है तो फिर आप कंफ्यूज ना करें, ठीक है। देखिए मेरा टारगेट होता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के बनाते हैं,
उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है हम डालने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम ना भी पढ़ें तो भी आपका काम मोर और लेस चल जाएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप ज़रूर करें और साथ में वीडियो देखते रहें, आपका मॉडर्न हिस्ट्री का बेड़ा पार लग जाएगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये रहा गांधी का अर्ली एजुकेशन बैरिस्टर बनने से पहले। अब देखिए हम गांधी को कैसे देखेंगे, थोड़ा सा हम फ्रेम बता देते हैं। आज हम गांधी टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें हम देखेंगे गांधी दक्षिण अफ्रीका में गांधी क्या करते हैं। इनका दक्षिण अफ्रीका में कुछ 1893 में जब जाएंगे और 21 साल बाद वहाँ से 1915 में आएंगे, तो इस दौरान गांधी वहाँ भी बहुत सारे सत्याग्रह करेंगे, वहाँ भी बहुत सारे कुछ इनका काम होगा। इसको हम डिटेल में देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दूसरा, जब भारत में गांधी आएंगे तो भारत में गांधी आएंगे तो ये दो तरीके का काम करेंगे। पहला तो क्षेत्रीय आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, पहले रीजनल लेवल पे अपना सत्याग्रह करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि गांधी आएंगे और पूरे भारत में छा जाएंगे, पहले छोटे छोटे जगह पे आंदोलन करेंगे, चंपारण करेंगे, खेड़ा करेंगे, अहमदाबाद करेंगे। उसके बाद इनका ऑल इंडिया लेवल पे इनका आएगा, मतलब लोगों का समर्थन मिलेगा। तो पहले क्षेत्रीय आंदोलन पे काम करेंगे। अगर हम क्षेत्रीय आंदोलन की बात करें तो यहाँ पे होगा चंपारण आंदोलन, दूसरा अगर हम बात करें तो अहमदाबाद मिल आंदोलन, तीसरा अगर हम बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह। देखिए क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, चंपारण हुआ था, अहमदाबाद हुआ था, फिर खेड़ा हुआ था। कई बार ये पूछा जाता है। जब ये तीनों रीजनल मूवमेंट पे गांधी को एक उपलब्धि मिल जाएगी, तब लोगों को लगेगा कि भाई गांधी बहुत अच्छे आदमी हैं, लोगों के हित की बात करते हैं। अब इनको नेशनल लेवल पे एक पॉपुलैरिटी मिलेगी और उसके बाद इनको हम देखेंगे ये रॉलेट एक्ट में इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और बहुत बड़ा इनका योगदान होगा। उसके बाद असहयोग आंदोलन करेंगे। उसके बाद देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए हमारा पढ़ने का ना यही सीक्वेंस होगा। पहले हम देखेंगे कि गांधी अफ्रीका में क्या करते हैं, फिर गांधी जब इंडिया आएंगे तो वहाँ से पहले रीजनल मूवमेंट इनका हम देखेंगे, चंपारण देखेंगे, अहमदाबाद देखेंगे, खेड़ा देखेंगे और रॉलेट एक्ट देखेंगे। इसके बाद जालियांवाला बाग भी इसी में देखेंगे। और देखिए छोटे छोटे से बहुत सारे चीज़ें हम लिखे नहीं हैं, लेकिन मेजर टॉपिक यही है, हम इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो आप थोड़ा सा इसी फॉलो करेंगे इसको। हमने बता दिया कि एक आपके दिमाग में खाका चले कि हमारा आगे जो आएगा वीडियो या आगे जो हमारा टॉपिक होगा किस लिहाज से आएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी, इस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है और क्या क्या ज़रूरत है। देखिए यह गांधी हैं, ये टोपी पहने हैं और टोपी का भी एक अपना बड़ा इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैंने टोपी वाला फ़ोटो लगाया इनका। टोपी वाला सिंबल है कि जब भी जाएंगे अफ्रीका में एक केस की सुनवाई के दौरान, तब इनको जज बोलेगा टोपी उतारने को, जिसके लेके बड़ा शर्मिंदा होंगे और इनको लगेगा कि कहीं ना कहीं लोगों में एक भेदभाव का एक नज़रिया है। और यही सब नज़रिया है गांधी को गांधी बनाने में मदद करेगा। और फिर देखेंगे कि वहाँ सत्याग्रह करेंगे, फिर उसके बाद इंडिया आएंगे। तो देखिए अफ्रीका जाते कैसे हैं। 1893 की घटना है। एक गुजरात का एक व्यापारी है, इसका नाम है दादा अब्दुल्ला। यह बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे अफ्रीका में। तो इनका कोई मुकदमा है, गुजरात के हैं, इनका कोई मुकदमा है। तो ये गांधी को बोलेंगे कि मुकदमा में मतलब बैरिस्टर आप बनिए और चलिए वहाँ पे। तो ये गांधी एक वकील के तौर पे, एडवोकेट के तौर पे पहली बार जा रहे हैं मतलब अफ्रीका में। अब देखिए इनके साथ होगा क्या, जब ये जाएंगे तो रास्ते में एक बुक पढ़ रहे हैं गांधी जी, और वही बुक गांधी के दिमाग पे ना एक अलग छवि बनाएगा और गांधी को बदलने में बड़ा मदद करेगा। वो बुक का नाम है, राइटर है जॉन रस्किन। जॉन रस्किन, इसके बुक का अगर हम बात करें नाम है अनटू द लास्ट।
और यह आप बिल्कुल याद रखेंगे, यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि अनटू द लास्ट किसकी बुक है, क्या जॉन रस्किन का बुक है। और ये भी पूछा जाता है कि ये कौन सा बुक गांधी के मतलब विचारों को एकदम से बदल दिया, तो बुक का नाम था अनटू द लास्ट, जॉन रस्किन का बुक था। यह जब अफ्रीका के दौरान यात्रा कर रहे थे गांधी जी, तो वहीं यह बुक पढ़े थे। इस बुक का एक सबसे फेमस कोटेशन है जिस पर यूपीएससी अपने मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें लिखा है एक कोटेशन है इसी बुक का, उसको हम लिख देते हैं थोड़ा। द गुड इज इंडिविजुअल is contained in the good of all। मतलब इसका मतलब हुआ कि जो व्यक्ति का कल्याण है, वह व्यक्ति का कल्याण है, सबके कल्याण में निहित है। और ये इतना अच्छा कोटेशन है कि अगर आपको ऐसे वगैरह लिखना हो तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इस कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको गांधी के रिलेटेड जो भी हो टॉपिक को रिलेट करके लिखते बहुत अच्छा है। तो देखिए यह जो बुक है, यही बुक गांधी अपने यात्रा में पढ़ते हैं और इस बुक से इतना प्रभावित होते हैं, इतने प्रभावित होते हैं कि इनका दिमाग धीरे धीरे बदलते जाता है। लेकिन साथ में यही एक घटना नहीं है, जब ये जा रहे होते हैं तो एक गांधी फर्स्ट क्लास का टिकट कटाए हैं, कोट वगैरह पहने, गांधी जी बहुत इंग्लिश स्टाइल में है, बढ़िया से कोट पहने हैं गांधी जी, और फर्स्ट क्लास का टिकट कटा के ट्रेन में जर्नी कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे एक रूल था कि अंग्रेज़ जो होते थे फर्स्ट क्लास में अफ्रीकन को या इंडियन को, मतलब जो ब्रिटिश नहीं है, गैर ब्रिटिश को घुसने नहीं देते थे। वो मान के चलते थे कि यहाँ पे हमें ही घुसना है, मेरा स्पेशल यह बोगी है, बाकी लोग जो है वो जनरल क्लास में जाए। लेकिन गांधी जी फर्स्ट क्लास में जाते हैं। इससे क्या होता है कि इन कुछ पहले तो इनको बोला जाता है कि आप उतर जाइए, गांधी उतरते नहीं हैं, क्योंकि ये जो लीगल तौर पे तो गांधी सही उतरते नहीं हैं। तो एक स्टेशन आता है पीटरमारिट्सबर्ग, पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन है अफ्रीका का, यहीं पे गांधी को उतार के फेंक दिया जाता है। अब इस घटना से गांधी बहुत क्षुब्ध होते हैं, उनको लगता है कि कितना रेसिज्म हो रहा है, मतलब अफ्रीकन और इंडियन, अफ्रीकन इंडियन या ये मतलब अफ्रीकन और ब्रिटिशर्स के साथ या ब्रिटिशर्स और इंडियन के साथ, कह सकते हैं कि कितना मतलब रेसिज्म गांधी देखते हैं। ये बहुत क्षुब्ध होते हैं और तभी से इनके दिमाग में कुछ घटनाएं दिमाग में चलने लगती है। तो देखिए समस्या सबके साथ होती है, जो भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो समस्या ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ है। आपको लगता होगा कि हमारे ही साथ बहुत समस्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी स्टूडेंट हैं, कोई स्टूडेंट खुश नहीं होगा कि हमारे पास कोई समस्या नहीं है। किसी के पास पारिवारिक समस्या है, किसी के पास आर्थिक समस्या है, किसी के पास मानसिक समस्या है, किसी के पास मतलब कोई ना कोई समस्या है। लेकिन उसी में समस्या को साइड में रख के अंतर यही होता है कि कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। तो गांधी इन सारी समस्याओं को देखते हैं और वह ये एक मतलब सोचते हैं कि अब हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे और इसके खिलाफ मुहिम करेंगे, इससे डरते नहीं हैं। और यहाँ से किसी तरह जो रेलवे का गेट होता है, गेट का जो होता है ना, जो 2-3 स्टेप होता है, जो सीढ़ी होता है, किसी तरह वहाँ पे बैठ के गांधी अपना जो बाकी जो जर्नी था गुजारते हैं। रेलवे के सीढ़ी गेट के पास बैठ के रेलवे जर्नी गुजारते हैं। लेकिन यहीं गांधी को फेंकना पीटरमारिट्सबर्ग में अंग्रेज़ों को बहुत भारी पड़ा। इंडिया तो हाथ से गया ही, बाद में अफ्रीका भी हाथ से चला गया और अंग्रेज़ों का जो पूरा कॉलोनी सिस्टम था सारा ध्वस्त हो गया। तो यह नाम आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है कि गांधी को किस स्टेशन पर उतार के, मतलब किस स्टेशन पे गांधी को फेंका गया था। यह एग्ज़ाम में कोई एग्ज़ाम शायद यूपी में ऐसा पूछा गया था, तो आप भी इसको याद रखेंगे। अब चलिए देख लेते हैं ये अफ्रीका में करते क्या हैं गांधी जी। तो अब देखिए दादा अब्दुल्ला को भूल जाइए, बस गए हैं इनके काम के सिलसिले में, बाकी इनसे रिलेटेड कुछ नहीं आता है। अब गांधी जी अफ्रीका में सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले 1894 में यह नेशनल नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करेंगे। यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि इंडियन नटाल
इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी कहाँ करते हैं? साउथ अफ्रीका में करते हैं, 1894 में करते हैं। दूसरा, 1903 में एक घटना होती है इंडियन ओपिनियन करके, यह मैगजीन है और इस मैगजीन में गांधी वहाँ के जो मज़दूर हैं, अफ्रीका के जो मज़दूर हैं, भारतीय जो लोग पीड़ित हैं, इन सबको एक तरीके से इस मैगजीन में लिखने की कोशिश करेंगे और इस मैगजीन के थ्रू गांधी जी वहाँ के लोगों को मतलब अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। 1904 में एक गांधी जी फिनिक्स फॉर्म बनाते हैं। फिनिक्स फॉर्म बनाते हैं, एक डरबन में है। देखिए फिनिक्स फॉर्म यह इनका आश्रम है जो कि गुजरात में देखेंगे अहमदाबाद में साबरमती के किनारे बनाते हैं। तो गांधी यहाँ पे जो आश्रम था 1904 में जो बनाते हैं गांधी जी अपने रहने के लिए वहाँ पे डरबन में, वो भी एक फिनिक्स फॉर्म में एक आश्रम भी था। तो आप इसको याद रखेंगे, यह एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और यहीं से गांधी जी 1906 में पहला सत्याग्रह करेंगे। पहला सत्याग्रह यहीं से स्टार्ट करेंगे अपने फिनिक्स फॉर्म से। तो देखिए 1894 से लगे हैं लेकिन 1906 में जाकर पहला सत्याग्रह करते हैं। तो कोई भी आंदोलन बनाने के पहले गांधी जी की एक रणनीति होती थी, उस रणनीति के थ्रू अपना काम करते हैं। 2-3 फैक्ट और पूछा जाता है इससे, उसको भी देख लेते हैं। एक है कि 1910 में गांधी जी टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं जोहान्सबर्ग में। और यह इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गांधी इसमें रहते हैं और उनका एक मित्र है, गांधी का मित्र है कालेनबख, यह गांधी का मित्र है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी अपने किस मित्र के साथ टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं, तो मित्र का नाम है कालेनबख, आप इसका नाम याद रखेंगे, ठीक है। और यह जो घटनाएं हो रही है गांधी इसमें लोगों से मदद भी ले रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारा काम में अकेले कर रहे हैं, इसमें भारत से इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इनको मदद कर रही है, साथ में मुस्लिम लीग भी इनको मदद कर रहा है, टाटा भी इनको मदद कर रहा है, और हैदराबाद का जो निज़ाम है उस समय ये भी इनको मदद कर रहा है। मतलब गांधी को हर तरीके के लोग मदद कर रहे हैं। आप इसी से सोच सकते हैं कि गांधी हर तरीके के लोगों से मिलजुल कर अपना व्यवहार रखते हैं। और इसको जब हम सत्याग्रह करेंगे, असहयोग करेंगे, तो उसमें और डिटेल में करेंगे, आपको वहाँ पे पिक्चर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। साथ में एक और घटना होती है, इम्पोर्टेंट घटना होती है 1912 में। एक घटना होगी बहुत ही इम्पोर्टेंट 1912 में, जब गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका की दौरा करेंगे और साउथ अफ्रीका वहाँ जाएंगे तो गांधी से मिलेंगे और गांधी को कुछ समझाएंगे। गांधी उनसे इतना प्रेरित होंगे कि गांधी यहीं पे इनको अपना गुरु मान लेते हैं। आपने हमेशा पढ़ा होगा कि गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो यही वो घटना थी 1912 जब यह गोखले जाते हैं अफ्रीका के दौरा पे, और इन दोनों का एक मतलब विचार मिलान होगा पहली बार वहीं पे, और गांधी इतने प्रभावित होंगे कि इनको अपना गुरु मान लेंगे। तो ये घटना 1912 की है। तो आप इसको, अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि गांधी को कहा जाता है कि गांधी के गुरु गोखले हैं, तो कैसे हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर हम देखें तो इस दौरान 1915 में जब गांधी आते हैं, हमने देखा कि 1893 में जाएंगे और 1915 9 जनवरी को आएंगे। हालांकि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 9 जनवरी को आते हैं तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हमने बताया था, ठीक है। लगभग 21 साल गांधी अफ्रीका में रहते हैं। देखिए 93 से 15 हुआ 22 साल, लेकिन ये जनवरी की घटना है तो 22 नहीं, इसको 21 ही मान के चलेंगे, ठीक है। 21 साल गांधी जी रहते हैं वहाँ पे अफ्रीका में। वहाँ से बीच में लगभग 3 बार भारत आते हैं। हालांकि यह क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन क्या पता पूछ दिया जाए। तो देखिए आपको ये भी सीख लेनी होगी, जिसको होम सिकनेस है वो यहाँ से सीख ले सकता है। 21 साल में गांधी जी 3 बार भारत आते हैं, मतलब लगभग 7 साल में 1 बार आते हैं। तो अगर आपको होम सिकनेस है तो गांधी जी से सीखिए, गांधी जी को होम सिकनेस नहीं था, है ना। तो आप भी अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो होम सिकनेस को थोड़ा सा त्याग दीजिए, ठीक है। हिस्ट्री का यही फ़ायदा होता है कि कहीं कहीं हर जगह पे हमको कुछ ना कुछ मोटिवेशन की चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो
तो इस दौरान 3 बार भारत आएंगे और गांधी जी एक इंडियन नेशनल कांग्रेस में भाग लिए हैं। 1901 का यह INC सेशन है, इसमें गांधी जी पहली बार भाग लेंगे और यह कलकत्ता सेशन है, कलकत्ता अधिवेशन है और इसके अध्यक्ष हैं दिनसा वाचा। यह आप एकदम से याद रखेंगे, एग्ज़ाम में यह पूछा जा सकता है कि अफ्रीका से आने के पहले गांधी जी किस इंडियन नेशनल सेशन में भाग लिए थे, तो कलकत्ता होगा। किस साल लिए थे, 1901 में, और उसमें प्रेसिडेंट कौन था, तो दिनसा वाचा था। आप 3 फैक्ट यहाँ से याद रखेंगे। तो गांधी का लगभग जो अफ्रीका का दौरा था ये लगभग यहाँ पे समाप्त हो गया। अब देखिए भारत में जब गांधी आएंगे तो भारत में गांधी आएंगे तो क्या करेंगे। सबसे पहले तो जब ये 1915 में आएंगे, 9 जनवरी 1915 को जब गांधी आएंगे तो इनको भारत के बारे में ज़्यादा समझ उस समय है नहीं, क्योंकि यह 12वां तक पढ़े हैं यहाँ पे। जब इनका टीनेज लगभग था, उसके बाद ये चले गए लंदन पढ़ने। लंदन से जब पढ़ के आते हैं तो उसके बाद अफ्रीका चले जाते हैं, 21 साल वहाँ रहते हैं। तो भारत के बारे में जो इनकी समझ है वो बहुत बचपन एज वाली समझ है। मैच्योर होने के बाद ये भारत को नहीं देख पाए हैं। तो इनको गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके गुरु हैं वो कहेंगे कि गांधी तुम भारत को समझने के लिए, यहाँ जानने के लिए सबसे ज़रूरी है कि तुम भारत को घूमो, भारत को देखो। अब यहीं पे एक टर्म आता है कि गांधी जी लोकल ट्रेन में बैठ के पूरे भारत का भ्रमण करेंगे और पूरे भारत के गांव-गांव घूमेंगे, लोगों को जानेंगे, यहाँ के लोगों की गतिविधि को जानेंगे, सारा चीज़ देखेंगे। उसके बाद आएंगे तो कुछ अपना आंदोलन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सत्याग्रह करेंगे, फिर आगे घटनाएं होंगे। इसी दौरान कुछ देखिए, सत्याग्रह बताने से पहले हमने हालांकि भी गांधी पे एक वीडियो किया हुआ है, लेकिन गांधी टॉपिक इतना बड़ा है कि इनके बारे में जितना बताया जाए कम है। कुछ टॉपिक था जो उसमें नहीं कवर हो पाया। उस सत्याग्रह से पहले हम सोच रहे हैं उस टॉपिक को थोड़ा सा 2-4 पॉइंट कर दें तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। गांधी जी राम राज्य का सिद्धांत देते हैं। हमने राम राज्य की डेफिनेशन वहाँ पे दिया था और बताया था कि राम राज्य का मतलब क्या है। राम राज्य में इनका एक डुअल थ्योरी है। ठीक है, इनका डुअल थ्योरी है। और डुअल थ्योरी इनका है क्या। डुअल थ्योरी मतलब हिंदी में बात करें तो इसका नाम है युगल सिद्धांत। मतलब राम राज्य के 2 आयाम बताते हैं, 2 डायमेंशन बताते हैं। जैसे सिक्के में होता है ना हेड और टेल, वैसे ही कहते हैं राम राज्य के लिए 2 चीज़ ज़रूरी है। पहला है सत्य और दूसरा है अहिंसा। यह एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो आप मतलब इसको एग्ज़ाम में कर सकते हैं कि राम राज्य का, गांधी का जो राम राज्य उसका डुअल थ्योरी है, उसका एक मतलब है सत्य और दूसरा अहिंसा। और अहिंसा का मतलब है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ठीक है, इनका जो कुछ लोग आरोप लगाता है, मतलब ये भी कहा जाता है कि गांधी का जो थ्योरी है कुछ हद तक मार्क्स के थ्योरी पे रिलेटेड है। जैसे मार्क्स के साथ मार्क्स बात करता है स्टेट लेस सोसाइटी का। स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है, गांधी भी स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं। यह कहते हैं कि हम अपने विचारों से इतने प्रभावित हो जाएंगे, हम अपने मन से काम करेंगे, कुछ गलत नहीं होगा। जब कुछ गलत नहीं होगा तो स्टेट की ज़रूरत नहीं होगी। ये लंबी विचारधारा है, लेकिन गांधी स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं, आप इसको याद रखेंगे। गांधी का जो थॉट है, फिलोसफिकल आइडियोलॉजी है, उसको बहुत लोगों ने माना है, कुछ थिंकर ने माना है कि फिलोसफिकल एनार्किज्म है इनमें। हम हालांकि पिछले वीडियो में हमने इस पर डिटेल से चर्चा किया था, फिर भी हम बता देते हैं कि गांधी का जो आइडियोलॉजी है उसको फिलोसफिकल एनार्किस्ट माना जाता है गांधी को। तो यह एग्ज़ाम में किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो मैंने सोचा कि इसको लिख ही देता हूँ मैं। गांधी का जो थॉट है, गांधी का जो विचार है, इसको थिंकर ने माना है फिलोसफिकल अनार्किस्ट। अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो दार्शनिक अराजकवादी।
यह किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। देखिए सत्याग्रह का थोड़ा सा और बात करते हैं। सत्याग्रह का मतलब क्या है? अगर हम सत्याग्रह की बात करें तो सत्याग्रह का मतलब है शत्रु के हृदय परिवर्तन करना। शत्रु का हृदय परिवर्तन करना मतलब सत्याग्रह का मतलब एक कतई नहीं है कि हार जीत हो जाए, हम आपको हरा दिए या हम आपसे जीत गए, यह मतलब नहीं है। गांधी का जो जितना भी आइडियोलॉजी आप पढ़ेंगे, जितना भी आंदोलन देखेंगे, तो हार और जीत से इनका आंदोलन परे है। यह भी आरोप इन पर लगाया जाता है कि गांधी जो सोचते हैं, इनका जो विचार है यह बड़ा ही फिलोसफिकल है, जो आइडियोलॉजिकल अप्रोच पे चलते हैं, प्रैक्टिकल नहीं है, या अम्बेडकर इन पे इल्ज़ाम लगाएंगे। तो वही बात कहते हैं, गांधी का जो सत्याग्रह का मतलब है कि शत्रु का हृदय परिवर्तन करना। कभी नहीं कहते हैं कि जीत हार से गांधी परे होने की बात करते हैं। दूसरा बात करते हैं कि कुछ सत्याग्रह के इनके टूल भी हैं। इनका टूल है सत्य, अहिंसा, उपवास, बहिष्कार, धरना, हड़ताल। देखिए अब यहीं पे सबसे ब्यूटी है इस क्वेश्चन का। हमने जब मॉडरेट पढ़ा था तो बताया था कि जो मॉडरेट हैं वो सिर्फ बात करने में विश्वास करते हैं, सत्य अहिंसा की बात करते हैं, उपवास वगैरह तो करते नहीं हैं। लेकिन जब एक्सट्रीमिस्ट आएंगे तो बहिष्कार की बात करेंगे, धरना की बात करेंगे, हड़ताल की बात करेंगे। और गांधी का जो आइडियोलॉजी है, यहाँ पे मॉडरेट का भी कुछ अंश मिलता है, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट का भी मिलता है। मतलब गांधी का जो अप्रोच हम कह सकते हैं कि सबका मिला जुला अप्रोच है। और ये सत्याग्रह का ये टूल है, सत्य अहिंसा उपवास बहिष्कार और धरना। और हड़ताल जो है गांधी का सबसे लास्ट टूल है। यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गांधी का सत्याग्रह का सबसे अंतिम टूल कौन है? हड़ताल। हालांकि गांधी हड़ताल के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन जब सत्याग्रह की अंतिम लड़ाई लड़ना हो तो कहते हैं गांधी की हड़ताल किया जा सकता है, ठीक है। अब अहिंसा की थोड़ा बात कर लेते हैं। अहिंसा की अगर बात करें तो गांधी मानते हैं कि अहिंसा का मतलब है कि हिंसा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हिंसा का देखिए, एक होता है किसी को गाली देना, गलत बोलना, ये भी हिंसा है। किसी को थप्पड़ मारना, अपमान करना, ये भी हिंसा है। लेकिन गांधी कहते हैं कि जो हिंसा का सबसे क्रूर रूप है, सबसे खराब रूप है, वह है गरीबी। सबसे खराब हिंसा का सबसे खराब रूप मानते हैं गांधी गरीबी। तो अगर गरीबी पे कभी आपको ऐसे लिखना हो तो आप गांधी को इस टॉपिक से रिलेट करके लिख सकते हैं कि पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द वायलेंस। गांधी मानते हैं मतलब गरीबी जो है सबसे हिंसा का सबसे बुरा सबसे खराब मतलब है, सबसे खराब रूप में हिंसा का गरीबी है, जिसे गांधी मानते हैं। तो आप यहाँ से स्टार्ट करके लिख सकते हैं। और यह जो यह गरीबी वाला टॉपिक यह एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। देखिए हम वही टॉपिक लाए हैं जहाँ से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम राजनीति की थोड़ा बात करें, गांधी राजनीति पे क्या बात करते हैं, तो राजनीति का मतलब है गांधी कहते हैं जन कल्याण के लिए सक्रियता होनी चाहिए आप में। जन कल्याण के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक सक्रियता आप में देखनी चाहिए। अगर कुछ हो रही है तो आपको लोग बताए, उससे पहले आपको पता चल रहा है और आप उसके रिएक्शन ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सत्ता सुख भोगना आपका मकसद कतई नहीं होनी चाहिए कि आप देखते हैं कि रोज़ सरकार गिर रही है और बन रही है, ये मतलब नहीं होना चाहिए। आपका मतलब होना चाहिए जन कल्याण के लिए सक्रियता। और गांधी का जो सत्याग्रह होगा, टोटल जितना आंदोलन होगा, आप देखेंगे एक एन.जी. रंगा जी हैं, एन.जी. रंगा, ये गांधी के घोर आलोचक हैं और ये हर बातों का ये विरोध करेंगे गांधी का। तो ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि एन.जी. कौन है जो गांधी के सत्याग्रह का विरोध करेंगे या आंदोलन का विरोध करेंगे, तो है थोड़ा एन.जी. रंगा, आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सत्याग्रह को बताने के पहले थोड़ा सा कुछ टॉपिक था जो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। अब चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्षत्रिय आंदोलन में पहला आंदोलन है गांधी का चंपारण सत्याग्रह 1917। यहाँ पे अगर हम देखें चंपारण सत्याग्रह है कहाँ पे, एक है आपका वेस्ट चंपारण, एक है आपका ईस्ट चंपारण। यह पहले दोनों एक ही था, जिसको हम कहते थे
चंपारण, और इसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वो था मोतिहारी। अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो सारी घटनाएं मिलेंगी आपको मोतिहारी के बारे में। कलेक्टर जो है मोतिहारी में बैठता था, तो सारी घटनाएं मोतिहारी की होगी। लेकिन गांधी जी उसके बाद भितिहरवा गए हैं, बेतिया गए हैं, ये सब घटनाएं आपको मिलेगी। लेकिन हमने बता दिया कि ये चंपारण यहाँ पे, और बिहार का जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है यहीं पे वेस्ट चंपारण। तो ये सारी घटनाएँ हो गई। अब देखिए जब गांधी यहाँ पहुँचेंगे, ये तो आपको पता ही होगा, बिहार हिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि राजकुमार शुक्ला आएंगे 1916 के INC सेशन में, तो इनको बुला कर ले जाएंगे। और उसके बाद गांधी जी जब पहुंचेंगे वहाँ पे, तो देखेंगे राजकुमार शुक्ला के बुलाव पर जब गांधी जी चंपारण पहुंचेंगे तो यहाँ पे बहुत गरीबी है, बहुत भूखमरी है, बहुत मतलब दुर्दशा है लोगों की। यहाँ पे नील की खेती हो रही है, यहाँ पे 3 कठिया सिस्टम अपनाया जा रहा है, 3/20 भाग में नील अपनाना उपजाया जा रहा है। इसे देख के गांधी जी बहुत क्षुब्ध होंगे। हालांकि वहाँ का जो कलेक्टर होगा इनको लोगों से मिलने की इजाज़त नहीं देगा, फिर भी ये मिलेंगे। तो उसके बाद एक 2-3 फैक्ट इसमें याद रखेंगे। इसमें बिहार का जो उपराज्यपाल है ये है एडवर्ड गेट। इसका नाम याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। गांधी जी जब वहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि लोगों में बहुत भूखमरी है और गरीबी है, नील की खेती कराई जाती है। तो इसके लिए गांधी आंदोलन करेंगे, और आंदोलन में उसके बाद एक कमेटी बनेगा 14-15 अप्रैल के टाइम में, 14 या 15 अप्रैल, किसी बुक में आपको 14 मिलेगा, किसी बुक में आपको 15 मिलेगा। इसी डेट को आप गांधी जी चंपारण पहुँचेंगे। उसके बाद गांधी यहाँ पहुँचते हैं तो लोगों से मिलेंगे, और लोगों से मिलने के बाद यह एक अपना आंदोलन स्टार्ट करेंगे। जब आंदोलन स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद एक कमेटी बनाया जाएगा, कमेटी बनेगा, उस कमेटी का नाम है चंपारण एग्रेरियन कमेटी, सोसाइटी नहीं कमेटी है। इसमें गांधी जी भी एक मेंबर बनेंगे। इसका जो प्रेसिडेंट होगा, अध्यक्ष होगा, उसका नाम है FG सलाई। यह अध्यक्ष बनेगा और उसके मेंबर बनेंगे गांधी जी, बाकी और 2-3 लोग बनेंगे। यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि याद करेंगे तो ठीक है। राजा हरिप्रसाद हैं, G रीड हैं, LC अदानी हैं, G रैनी हैं, 2-4 लोग हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। FG सलाई को आप बिल्कुल याद रखेंगे, और गांधी जी इसके एक मेंबर बनते हैं। जब यह कमेटी बनेगी तो कमेटी अपना रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट देने के बाद कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार अंग्रेज यह बात पे मान जाएंगे कि जो 25% लगान होगा वह लौटा दिया जाएगा, किसानों को लौटा दिया जाएगा। ठीक है, इससे बहुत सारे किसानों को मतलब फ़ायदा मिला। लेकिन कुछ लोग इसको गांधी का क्रिटिसिज्म भी इस बात पे होता है। साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें तो गांधी के साथ यहाँ पे नरहरि पारेख रहते हैं, बृजकिशोर प्रसाद रहते हैं, राजेंद्र प्रसाद भी रहते हैं, बहुत सारे नेता रहेंगे। तो देखिए 25% टैक्स लौटा दिया। कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ 25% टैक्स लौटाने से क्या होगा, यह आंदोलन की पूरी जीत नहीं है। लेकिन देखिए जो अंग्रेज़ अभी तक किसी भी बात को मानने के लिए राज़ी नहीं हैं, पहली बार ऐसी घटना होती है कि वह 25% टैक्स को लौटाते हैं। तो यह इस नज़रिए से अगर आप देखिए तो चंपारण सत्याग्रह बहुत बड़ी जीत है, और इसमें गांधी की बहुत बड़ी जीत कही जाएगी इसमें, कि पहली बार अंग्रेज़ों को इसमें झुकाया गया। ठीक है, तो इसमें 2-3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। चंपारण एग्रेरियन सोसाइटी बनेगा, गांधी जी कब पहुँचते हैं आपको चंपारण में, ये डेट इंपॉर्टेंट है। उपराज्यपाल कौन है और प्रेसिडेंट कौन बनता है उस कमेटी का, FG सलाई। गांधी जी एक मेंबर आता है, 25% टैक्स लौटाएगा। बाकी इसमें जो है कहानी है उतना फ्रेंड्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं थोड़ा अहमदाबाद मिल। अब इसके बाद जब चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा तो इसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन होगा 1918 में। तो अहमदाबाद मिल में क्या होगा, देखिए अहमदाबाद शहर में प्लेग फैल गया है। प्लेग फैलने के बाद देखिए उसमें तो दवा वगैरह था नहीं, और प्लेग महामारी था, फैलता था तो गांव के गांव लोग मर जाता था। मिल मजदूर जो यहाँ के थे, अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे, मिल के जो मालिक थे, मिल मजदूर मालिकों ने वादा किया था कि हम मजदूरों को 50% बोनस देंगे। लेकिन 50% बोनस देने के बजाय जब प्लेग ख़त्म हो गया तो मज़दूरों को कुछ नहीं मिला। इसी बात को लेके मज़दूर वहाँ पे अहमदाबाद मिल के सामने हड़ताल करते हैं,
और इसी हड़ताल का जब उग्र रूप होता है, मतलब आंदोलन बढ़ता है, तो फिर गांधी को पता चलता है, तो फिर गांधी वहाँ जाते हैं। और सबसे ब्यूटी इस बात का है कि अहमदाबाद मिल का जो मालिक है, इसका जो मालिक है वो गांधी जी का दोस्त है, उसका नाम है अम्बालाल साराभाई, और यह गांधी जी का दोस्त है। लेकिन इसके बावजूद गांधी जी दोस्त के साथ खड़े नहीं होके मजदूरों के साथ खड़े होंगे। यही सबसे बड़ी इस आंदोलन की ब्यूटी है। और गांधी जी के समर्थन से मजदूरों को जो बल मिलेगा और अम्बालाल साराभाई को झुकना पड़ेगा, और वहाँ पे इनको 50% तो नहीं, लास्ट में 35% बोनस मजदूरों को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यही घटना थी अहमदाबाद मिल आंदोलन का। तो देखिए, दोस्ती अपने जगह है, लेकिन अपना जो आइडियोलॉजी है, सच्चाई है, अपनी जगह है। यह बात भी थोड़ा सा आप याद रखिए। अगर आप सच हैं तो सच के साथ रहिए। तो यह भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मिल मालिक कौन थे और गांधी से क्या संबंध था वगैरह वगैरह। तो आप यहाँ पे थोड़ा, एक अम्बालाल साराभाई की एक बहन थी, इनका नाम था अनुसुईया बेन, लेकिन यह गांधी जी के समर्थक थी और गांधी जी के साथ थी। इन दोनों ने मिलकर विरोध किया, और इन दोनों के विरोध, देखिए भाई बहन का विरोध चल रहा है यहाँ पे, और गांधी जी और साराभाई दोस्त हैं, तो दोस्तों का विरोध चल रहा है। तो इन दोनों के विरोध से अम्बालाल साराभाई को झुकना पड़ा। और जो 50% जो बोले थे कि हम प्लेग के बाद मजदूरों को देंगे, कि देखिए ये स्ट्रेटजी होती है कि ये जब प्लेग फैला तो मजदूरों को बोल दी कि हम 50% देंगे, तो मजदूर लालच में आके काम करेंगे, मतलब कंपनी बंद नहीं हो। लेकिन जब प्लेग ख़त्म हो गया तो ये मिल मजदूर सोच रहे थे, अम्बालाल साराभाई, कि हम नहीं दे बोनस। इसी को लेके विवाद हुआ। बाद में गांधी जी और अनुसुईया बेन विरोध करते हैं, तो फिर 35% पे लास्ट इनका कमेटी बना, और लास्ट में कमेटी बताए के रिपोर्ट के अनुसार 35% इनको देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, तो कमेटी ने एक ट्रिब्यूनल बना था, तो ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस की मतलब जो हुआ था वो मान लिया, और फिर ये मिल गया। तो अब देखिए, गांधी चंपारण के बाद और अहमदाबाद के बाद यह नेशनल लेवल पर अब धीरे धीरे ये बड़े हो रहे हैं। तभी एक घटना होगी, खेड़ा सत्याग्रह हो जाएगा। अब खेड़ा में भी गांधी को पूरा सफलता मिलेगा। खेड़ा में भी गांधी जी जाएंगे, और वहाँ भी खेड़ा देखें, खेड़ा ये भी गुजरात में है। गुजरात का एक शहर है। यहाँ पे हुआ है कि मजदूरों की फसल ख़राब हो गई है, फिर भी सरकार कह रही है कि हमको टैक्स चाहिए। सरकार मतलब ब्रिटिशर्स जो हैं, वह टैक्स को कम करने के बजाय वो कह रहे हैं कि हमको जितना टैक्स है उतना चाहिए। फसल ख़राब हो गई, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो इसी टाइम में गोखले वगैरह का यहाँ पे मीटिंग होगा, गोखले भी जाएंगे, बहुत सारे लोग मीटिंग करेंगे, बहुत नेता वहाँ पे जाएंगे। लेकिन मज़ा तब आएगा जब गांधी वहाँ पहुँचेंगे, गांधी किसानों की समस्याओं को सुनेंगे और एक आंदोलन करेंगे। और इस आंदोलन के बाद भी वहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह में झुकना पड़ेगा, और ब्रिटिशर्स को इनका जो किसानों का लगान है, लगान माफ़ करना पड़ेगा। यही सब घटनाएं हैं। और देखिए, इसमें ना एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा पूछा जाता है कि सत्याग्रह मतलब चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल आंदोलन और खेड़ा, कई बार यह एग्ज़ाम में पूछा गया है कि क्रोनोलॉजी से सजाएं। तो आप मतलब क्रम यही है, क्रोनोलॉजी यही, पहले चंपारण होता है, फिर अहमदाबाद और खेड़ा होता है, दोनों 1928 में होता है, या अहमदाबाद फरवरी मार्च के आसपास होता है और खेड़ा मार्च अप्रैल के पास, बस 1-2 महीने का अंतर है। लेकिन पहले अहमदाबाद होगा फिर खेड़ा होगा, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, बस यही है, इसमें कुछ और नहीं है। लेकिन यह तीनों घटनाएँ साफ कर दी हैं कि गांधी अब जो राष्ट्रीय स्तर पर अब नेता बन रहे हैं, धीरे धीरे नेशनल लेवल पर उभर रहे हैं। और तभी एक घटना होगी, और उस घटना ने गांधी को हीरो बना दिया नेशनल लेवल पर। यह घटना होगी रॉलेट एक्ट की घटना 1919। देखिए, अब इसमें क्या क्या होगा, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो रॉलेट एक्ट क्यों आता है, कारण क्या है, इसमें क्या क्या होता है, हम सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। चलिए, 1919 का बात है। इस समय हम देखेंगे तो
ये रॉलेट एक्ट आता है 1919 में, लेकिन ये घटना स्टार्ट होती है 17-18 के टाइम में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है यूरोप में, और देखेंगे कि भारत पे उसका असर थोड़ा बहुत कम, भारत में तो उसका असर ज़्यादा नहीं है, लेकिन भारत में ब्रिटिशर्स का पूरा दिमाग लगा है वर्ल्ड वार में, और भारत में गतिविधि कुछ भी होती है तो यह इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका सारा मैन फोर्स, सारा जो सैनिक है और सारा जो दिमाग है लगा है वर्ल्ड वार में। तो ये सोचते हैं कि भारतीय लोग इस समय कंट्रोल में रहें। और 17-18 की जो घटना है, 1917 और 18 की घटना जो है, इसमें हमने पिछले वीडियो में देखा 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों आपस में आकर जुड़ गए हैं। मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ आके गठजोड़ कर लिया है। तो यह जो भारत के जो नेता हैं इनको बहुत समर्थन मिल रहा है, और इसी समय तिलक और एनी बेसेंट अपना होम रूल आंदोलन चला रहे हैं। तो अब उस समय की घटना को ज़रा आप अपने जहन में लाइए और सोचिए कि आंदोलन में एक लोगों के मन में एक जोश है। जो तिलक हैं, लाला लाजपत राय है, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस का मुस्लिम लीग जो भी नेता है, जितना उसमें एक बड़े नेता हैं, ये सारे नेशनल लेवल पे एक अच्छे नेता हैं, और इनमें एक जोश है, सारे एक मंच पे आ गए हैं और एक नए जुनून के साथ आंदोलन कर रहे हैं। और इसी समय ब्रिटिशर्स लगे हुए हैं वर्ल्ड वार में, और इनको भारत को कुचलना या भारत में इंटरटेन करना वो नहीं चाह रहे हैं। इसी टाइम में वो चाहते हैं कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिससे भारतीयों को दबाया जा सके। यहाँ पे कोई आंदोलन नहीं हो इस टाइम में, क्योंकि अगर इस टाइम आंदोलन हो गया तो इनका जो सत्ता है ये भारत से उखड़ जाएगा, क्योंकि इनका सारा ध्यान तो लगा है वर्ल्ड वार में। तो इसीलिए एक सिडनी रॉलेट है, सिडनी रॉलेट है, इसकी अध्यक्षता में 1917 में एक कमेटी बनता है, और इसको पर्पस यही होता है इस कमेटी का कि यह सुझाव देना कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधि हो रही है, जो ये छोटे छोटे आंदोलन हो रहे हैं, इसको कैसे कुचला जाए, इसकी कोई उपाय बताओ भाई, क्या किया जाए। कि अभी हम लोग सक्षम नहीं है कि इंटरटेन करें, ना हम आंदोलन कर सह सकते हैं, ना हम कोई विरोध सह सकते हैं। अभी अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारी सत्ता उखड़ जाएगी। तो 1917 में सर सिडनी रॉलेट एक्ट के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाते हैं अंग्रेज़, और बोलते हैं कि तुम कुछ सुझाव दो कि क्या किया जाए कि इन भारतीयों को कंट्रोल में किया जा सके। और यह इतना पागल आदमी रहता है सिडनी रॉलेट, यह क्या करता है कि यह कहता है कि यह एक एक्ट बनाता है, मतलब ये कमेटी बनाता है जिसको ब्रिटिशर्स एक एक्ट में पास कर देंगे, उसी को रॉलेट एक्ट कहा जाएगा। और मार्च 1900 जो कमेटी का रिपोर्ट देगा, मार्च 1919 में इसको रिपोर्ट में पास कर दिया जाएगा, वही कहलाएगा आपको रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब रॉलेट एक्ट क्यों आता है, इसकी कहानी आप समझ गए। अब जब कहानी आप समझ गए तो मुझे लगता है कि मोर और लेस आप सारी घटनाएं अब आगे आप समझेंगे। चलिए अब देखते हैं कैसे। इसमें प्रोविज़न किया गया कि कोई भी व्यक्ति भारत का कोई भी क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल होगा, अगर अंकुश भी होगा, शक भी होगा, तो हम उसको गिरफ्तार करेंगे। मतलब जुडिशरी का, जस्टिस का ये पूरा एकदम नंगा नाच हो रहा है यहाँ पे कि हम कुछ नहीं मानेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर हमको किसी का शक भी होगा तो हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, बिना वकील, मतलब जिसको हम गिरफ्तार करेंगे कोई वारंट नहीं देंगे। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको पुलिस अगर गिरफ्तार करने आती है तो आपको वारंट दिखाएगी कि किस वारंट में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो हम वारंट आपको नहीं दिखाएंगे, हम सीधे संदेह मात्र से आपको गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है। दूसरा इसमें एक पॉइंट था, बिना मुकदमा चलाए 2 साल का हम आपको जेल कर सकते हैं। मतलब आप पे मुकदमा भी नहीं होगा, आप पे जुडिशरी भी नहीं बैठेगी, कोई जज भी नहीं बैठेगा, कोई जज बिना सदस्य में आप पे हमको शक है तो हम 2 साल का आपको सजा सुना देंगे और आपको 2 साल तक जेल में डाल देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप सही है गलत है आप जानिए। हो सकता है आप गलत भी हो। ठीक है, ज़्यादातर यही होता था, अगर आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उठा के आपको जेल में डाल दिया जाएगा, यही था। तीसरा अगर हम बात करें तो इसमें था कि वकील रखने का अधिकार नहीं होगा। मतलब आपका केस जुडिशरी में तक जाएगा ही नहीं। तो जब जुडिशरी में जाएगा नहीं तो वकील अपना पैरवी करेगा कहाँ पे, दलील लड़ेगा कहाँ पे, रोड पे थोड़ी ही लड़ेगा। तो मतलब वकील रखने का आपको अधिकार ही नहीं होगा। तो भारतीयों ने इस जो एक्ट था उसको कहा नो अपील
नो दलील नो वकील। मतलब कोई आप अपील नहीं कर सकते हैं, कोई दलील नहीं कर सकते हैं उसमें, और कोई वकील नहीं रख सकते हैं। तो ये तो पूरा काला कानून है। और अभी भी आप देखेंगे कभी भी सरकार ऐसा कुछ कानून बनाती है जो लोगों को लगता है गलत है, तो लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं और बोलते हैं काला कानून है, ये रॉलेट एक्ट है, ऐसा लोग एग्जाम्पल देते हैं। तो वही कानून है जिसको अभी भी लोग अपने जहन में रखते हैं, और जब भी सरकार इस तरीके का काम करती है तो लोग इसको उससे रिलेट करते हैं। ठीक है, यही सब था। इसी को लेके गांधी जी ऑल इंडिया लेवल पर पहला सत्याग्रह करेंगे। और सत्याग्रह ये 3 मंच का उपयोग करेंगे गांधी जी अपने सत्याग्रह के लिए। एक होगा इनका होम रूल लीग होगा, जिसको हमने पिछला वीडियो में पढ़ लिया है कि गांधी जी दोनों होम रूल को अपना मर्ज कर देते हैं। ये इसको हमने डिटेल में पढ़ा था। और दूसरा होगा खिलाफत, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और तीसरा होगा सत्याग्रह सभा, हर जगह जगह जाएंगे, सभा करेंगे और लोगों को बताएंगे, और इसी सत्याग्रह सभा से बड़ी घटनाएं होंगी उसको हम आज देखेंगे। इसी टाइम एक जो संत हैं इनका नाम है स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद एक संत हैं, यह बोलेंगे लोगों को कि जो रॉलेट सत्याग्रह आया है उसके खिलाफ आप लगान मत दीजिए, लगान ना देने का सुझाव देंगे। देखिए यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट के टाइम में किसने कहा था कि आप लगान ना दीजिए, सुझाव किसने दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद थे। आप इनको याद रखेंगे। अब देखिए गांधी जी जब इस नेतृत्व को अपने हाथ में लेंगे तो पहली बार 30 मार्च को एक डेट घोषित करेंगे कि हम उस दिन से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। लेकिन 30 मार्च किसी घटना से यह डेट फेल हो जाएगा, तो लेकिन लोगों को पता नहीं चलेगा, बहुत लोग 30 मार्च को ही स्टार्ट कर देगा। फिर एक नया डेट देंगे गांधी जी 6 अप्रैल, और 6 अप्रैल को पूरे देश में हड़ताल होगा। ये रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में हड़ताल किया जाएगा। और इसी हड़ताल के दौरान देखेंगे हर जगह पे आंदोलन होगा, प्रदर्शन होगा, लोग अपना सम्मेलन करेंगे, हड़ताल करेंगे। इसी के दौरान देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं हर नेताओं को उठा के जेल में डालना स्टार्ट करेंगे। इनको लगेगा कि नेता जब तक रहेंगे आंदोलन होते रहेगा, हम नेता को उठा के जेल में डाल देंगे, कि लीडरशिप ही नहीं रहेगा तो आंदोलन कहाँ होगा। इसी दौरान एक गलती क्या करेंगे कि पंजाब में 2 बड़े नेता हैं, बड़े ही पॉपुलर नेता हैं, वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर रहता है, एक नेता है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, दूसरे नेता है इनका नाम है डॉक्टर सत्यपाल। ये दोनों बहुत ही पॉपुलर नेता हैं, और इन दोनों नेताओं को वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर है वह गिरफ्तार कर लेगा। और जब इन दोनों की गिरफ्तारी होगी तब लोगों में एक तो रॉलेट एक्ट के विरोध में उग्र प्रदर्शन हुआ है, दूसरा प्रदर्शन हो जाएगा, दूसरे लोग और बेचैन हो जाएंगे कि हमारा जो लीडर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, लोगों में और उत्तेजना हो जाएगी। और इसी दोनों के उत्तेजना मतलब विरोध में लोग वहाँ पे पंजाब का जो अमृतसर जगह है वो लोग बोलेंगे कि 13 अप्रैल 1919 को हम जालियांवाला बाग में हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। और विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे, और यहीं पे जो त्रासदी होगी, यहीं पे जो घटना होगी, ये अगर कहा जाए, सुना जाए, अगर पढ़ा जाए तो मतलब एकदम हृदय विह्वल करने वाली घटना है। अगर पूरे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो इससे खराब और निंदनीय घटना और कोई हो ही नहीं सकती है। यह बहुत ही बेकार खराब निर्णय था, इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। तो यही है जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसकी पृष्ठभूमि यही है कि ये 2 नेता थे, सत्यपाल किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में और रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में जो वहाँ के लोगों के द्वारा, ग्रामीण लोगों के द्वारा और वहाँ के जो छोटे नेताओं के द्वारा जो जालियांवाला बाग में एक मीटिंग बुलाई गई थी, एक आंदोलन करने का मतलब सभा बुलाई गई थी, उसी सभा में जो ये घिनौना हरकत हुआ उसी को हम जालियांवाला बाग के नाम से याद रखते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब जालियांवाला बाग में हुआ क्या कि 13 अप्रैल 1919 की घटना है। एक देखिए जालियांवाला बाग अभी कभी आपको जाने का मौका मिले तो जाइएगा। ऐसा एक
बहुत पतला, अभी भी उसका दीवार बहुत ही पतला है, उसको मॉडिफाई नहीं किया गया, क्योंकि देखिए हिस्टोरिकल जो भी चीज़ होता है उसको मॉडिफाई नहीं किया जाता, वैसे ही रखा जाता है, क्योंकि वो हमारी विरासत है, हमारी यादगार है। हम उसको फैंटेसी में नहीं बदल सकते हैं, जो जैसा है वैसे ही रखिए, उसकी वही ब्यूटी है। तो यहाँ पे अब जाइएगा ना, यहाँ पे तो कुआँ दिखेगा आपको। कुआँ अब तो खैर भर गया है, ढका हुआ है। उस समय कहा जाता है कि यहाँ पे लोग बहुत खचाखच लोग भर गए थे, और एकमात्र यह गेट है घुसने का और यही गेट है निकलने का, कोई भी दूसरा गेट नहीं है। और यहाँ पे जब गोली यहाँ से चलाई गई तो लोग बाहर तो निकल नहीं पाए, एक दूसरे से कुचल के लोग मर गए, और बहुत सारे लोग यहाँ पे कुआं में मर गए। आज भी वहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे जो दीवार है, दीवार में बंदूक की गोली का आपको प्रॉपर निशान दिखेगा, हर जगह दीवार में आपको गोली का निशान दिखेगा, और हर जगह आपको वहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे कौन घटना हुई, कहाँ से जनरल डायर गोली चलाया था, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखिए। कभी जाने का मौका मिले तो आप जाइएगा, मतलब, और आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, और आप पढ़े हुए हैं तो आपको और मतलब घूमने में ठीक लगेगा। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को ये घटना है। और यहाँ पे जब सभा बुलाई गई थी तो जनरल डायर जो था यहीं गोली चलाने का आदेश दिया, क्योंकि लोगों को दबाना था, किसी तरह लोगों के विरोध को दबाना था, आंदोलन को दबाना था, दमन की नीति करना था। तो जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया कि इससे लोग डर जाएंगे और आंदोलन नहीं करेंगे। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए। देखिए सरकारी आंकड़ा है, जबकि अगर वास्तविकता में देखा जाए तो 1000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे गए थे। ठीक है, जिसमें मजदूर, किसान, औरत, महिला, बच्चे, बुजुर्ग सब थे। बहुत ही निंदनीय घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इसी घटना के बाद इतने आहत होते हैं रविंद्रनाथ टैगोर इतने आहत होते हैं कि इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी अंग्रेज़ों द्वारा। नाइटहुड की उपाधि ये लौटा दिए। यह घटना है 30 मई 1919। हालांकि यह पूछा नहीं गया है, लेकिन आप थोड़ा याद रखेंगे, क्योंकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो हम सारी चीज़ों से अवेयर रहेंगे। दूसरा एक शंकरन नायर है। शंकरन नायर, यह जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनती है वायसराय की, उसमें यह वायसराय की जो परिषद होती है उसमें यह मेंबर रहते हैं। यह भी इस्तीफ़ा दे देंगे कि अगर हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं तो हम यहाँ पे बैठ के, अंग्रेज़ों के साथ बैठ के हम कानून बनाने के लिए किस तरीके से काम करें। तो आप थोड़ा सा ये 2-3 फैक्ट यहाँ पे याद रखेंगे। एक यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ पे कमेटी बना है। देखिए कमेटी 2 बना है, एक अंग्रेज़ बनाएंगे, इसका नाम है हंटर कमीशन। देखिए हमने एक एजुकेशन में हंटर कमीशन पढ़ा था, उससे रिलेट मत करिएगा। यह हंटर कमीशन 1919 वाला है, जलियांवाला का है। तो अगर आप हंटर कमीशन से क्वेश्चन है तो थोड़ा सा यहाँ पे दोनों में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हंटर कमीशन बना, हंटर की अध्यक्षता में कमीशन बना, और यह हंटर कमीशन जब अपना मतलब रिपोर्ट दिया तो उस रिपोर्ट में कहा कि यह जनरल डायर जो जिसने आदेश दिया था उसके दोषी नहीं माना, यह कहा कि भूल माना, उसका मतलब कह सकते हैं कि मिस्टेक माना। इतनी बड़ी गलती को यह मिस्टेक मानता है, मतलब बहुत इसकी भारतीय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था बहुत इसकी निंदा की। गांधी ने बोला कि इसी रिपोर्ट के बारे में गांधी ने बोला था कि यह पन्ना दर पन्ना मतलब निर्लज्जता का रिपोर्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सारा चीज़ बोला। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखें, गांधी ने किस रिपोर्ट के बारे में बोला था कि पन्ना दर पन्ना निर्लज्जता का रिपोर्ट है, तो हंटर कमीशन के बारे में ही बोला था। और हंटर कमीशन ने देखिए अंग्रेज़ों का मकसद ही यही था कि दमन करना है, चाहे वो जैसे भी हो। तो इस घटना को हंटर कमीशन भूल माना, एक मिस्टेक माना, ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं। लेकिन साथ साथ हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी एक कमीशन बनता है, और इस कमीशन का नाम है, इस कमीशन को प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? मदन मोहन मालवीय। और यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि जो जलियांवाला बाग घटना हुआ था उसका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में कमीशन बनाया गया, कमेटी बनाया गया, तो उसके अध्यक्ष कौन करते हैं? तो मदन मोहन मालवीय करते हैं। और इसके जो रिपोर्ट लिखा गया, मतलब कमेटी का जो रिपोर्ट लिखा गया, तो उस रिपोर्ट लिखने का काम दिया गया था
गांधी जी को। यह दोनों क्वेश्चन आप बिल्कुल याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार। रिपोर्ट कौन बनाया? तो रिपोर्ट बनाते हैं गांधी जी। यही सारे रिपोर्ट का जो सेंटेंस होता है यही फ्रेम करते हैं, यही लिखते हैं। और रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं आपको मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, तो आप यहाँ से 2 चीज़ याद रखेंगे। एक फैक्ट यहाँ से और देख लेते हैं। दीनबंधु मित्र हैं, दीनबंधु मित्र, इनका एक स्टेटमेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह इस घटना को देख के कहते हैं जानबूझकर की गई हत्या कहते हैं इसको। और दूसरा एक और बात, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि हमने जो आपको ऊपर में बताया कि 2 सबसे पॉपुलर नेता हैं पंजाब में, एक है डॉक्टर सत्यपाल, दूसरे हैं किचलू, डॉक्टर किचलू। इसके बाद एक घटना होगी, वह होगा जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग होगा। और देखिए ये तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार किया जाएगा। इसी के आंदोलन में, इसी के उग्र स्वभाव को देखते हुए लोग आंदोलन करेंगे। और आंदोलन करने के लिए जालियांवाला बाग का समिट होगा, वहाँ पे लोग आएंगे, मतलब सभा करेंगे। और जब यह हो जाएगा तो अमृतसर में ही 1919 का INC सेशन होगा, INC का बैठक होगा अमृतसर में। यह इसके बाद होगा, जिसके अध्यक्ष होंगे मोतीलाल नेहरू। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। और यह जो तीनों टॉपिक है इसको क्रोनोलॉजी में याद रखेंगे। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पहले कौन हुआ, बाद कौन हुआ और उसके बाद कौन हुआ। तो सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार किया जाएगा। इसी के आक्रोश में जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग में लोग जमा होंगे और ये तमाम घटनाएं होंगी। और इन सारे के बाद 1919 का जो INC सेशन होगा अमृतसर में होगा, जिसको मोतीलाल नेहरू अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, तो ये आप तीनों चीज़ों को क्रोनोलॉजी के साथ याद रखेंगे, यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यही सब आज का टॉपिक था। हाँ, 1 घंटा हो गया, बड़ा जल्दी 1 घंटा हो गया, पता नहीं चला। देखिए आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह बने कमेटी का अध्यक्ष कौन था? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप पहले से ही पढ़े हैं और आज ही हमने बताया है। तो आप इसका जो भी सही आंसर लगे आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे खिलाफत मूवमेंट और देखेंगे गांधी का और आंदोलन कैसे कैसे आगे बढ़ता है। तो आप वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, लेकिन क्या करिएगा, हिस्ट्री का टॉपिक ऐसा है कि अगर इसको फास्ट हम पढ़ा दें तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, हमको ही मज़ा नहीं आएगा। हमको देखिए, हमको उतना फास्ट पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, हमको थोड़ा समझा के पढ़ाने में ठीक लगता है, क्योंकि एक रिदम बनता है। और जब तक हम खुद समझेंगे नहीं, आपको बताएंगे कैसे? तो एक कहीं से पढ़ें कहीं से बता दें, ऐसे में हमको ही मज़ा नहीं आएगा, आपको ही मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए, पढ़ाई जो है थोड़ा सा मन लगाइए, एक बार में नहीं, वो 2 बार में वीडियो देखिए। हमें पता है थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए है। और इसमें जितने क्वेश्चन बन सकते थे इस 2-3 टॉपिक से, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है, घटना चक्र देखा है, बिपिन चंद्रा देखा है, बुक देखा है, स्पेक्ट्रम देखा है, और लगभग सारे को कवर करके हम वीडियो बनाए हैं। तो आप अगर टाइम ना मिले तो सिर्फ वीडियो देख के नोट्स बना लें, वहाँ से आपका काम चल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।